We'll continue with the topic that we are studying in modern history, advent of Europeans. That day we had seen कि एज ऑफ डिस्कवरी कैसे हुई थी, इंडिया तक रूट कैसे ढूंढा गया था, वास्को डा गामा कैसे पहुंचे थे, कहाँ पहुंचे थे, है ना, जामोरिन ने रिसीव किया था, ऑल दोस थिंग्स वी हैव कवर्ड. एंड देन वी आल्सो सॉ ये पोर्तुगीज से अंग्रेजों ने किस तरीके से सूरत और बॉम्बे हासिल किया था. ठीक है ना. व्हाट वाज द नेम ऑफ द वॉर जिसमें पोर्तुगीज को हरा दिया था सूरत में? यस, बैटल ऑफ स्वली. ठीक है. तो बैटल ऑफ स्वली जो है, बैटल ऑफ स्वली के बाद, यस, बैटल ऑफ स्वली के बाद पोर्तुगीज को सूरत से इन्होंने हटा दिया. एंड जहांगीर ने ब्रिटिश को जो है वहां पे सूरत में पोर्ट बनाने का, ये फैक्ट्री बनाने का वो दे दिया, परमिशन दे दिया. ठीक है ना. एंड बॉम्बे, बॉम्बे कैसे मिला? डाउरी से. ओके, चलो ठीक है. सो हमने सिर्फ पोर्तुगीज ही देखा था उस दिन, है ना. अभी हमें नेक्स्ट आगे देखना है. सो वी नो दैट कि पोर्तुगीज फर्स्ट थे इंडिया में आने आने वाले. देन उसके बाद डच आए थे, उसके बाद ब्रिटिश, देन डेन्स, एंड फाइनली फ्रेंच. ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली आज हम लोग फ्रेंच तक पहुंच जाएंगे. ठीक है. डच से स्टार्ट करना है. सो ये जो डच है, ये डच है कौन बेसिकली? सो द डच, इनफैक्ट इनको द डच बोला जाता था क्योंकि यूरोप में उस टाइम पे जो है ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे. ठीक है. डच से पावरफुल उस जमाने में कोई नहीं था. जिस जमाने की हम बात करें 1400s की, उस टाइम पे डच वेर वेरी वेरी पावरफुल. डच इज सिनोनिमस टू हॉलैंड. ठीक है. एंड इन मॉडर्न टाइम्स दे आर कॉल्ड एज नेदरलैंड. ठीक है. हॉलैंड, नेदरलैंड, डच, ये सब सेम है. ठीक है ना. सो ये जो लोग थे, ये लोग बहुत पावरफुल थे. इनके पास सब कुछ था भगवान का दिया. ठीक है. सिर्फ इनके पास क्या नहीं था? फ्रिज नहीं था. एक फ्रिज दे देते तो इनको आना नहीं पड़ता इस तरफ. ठीक है. तो देवर बहुत ज्यादा ये लोग जो है मीट ईटिंग करते थे. और मीट के लिए उस टाइम पे फ्रिज था नहीं, उसको प्रिजर्व करने के लिए दे रिक्वायर्ड स्पाइसेस. ठीक है ना. सो दिस conquest of spices took them to इंडोनेशिया. उस जमाने में इंडोनेशिया को इंडोनेशिया नहीं बोलते थे. इंडोनेशिया वाज कॉल्ड अ स्पाइस आइलैंड. क्या बोलते थे इसको? स्पाइस आइलैंड. ठीक है. सो इन द ईयर 1595 द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वेंट टू द स्पाइस आइलैंड एंड ऑक्युपाइड सुमत्रा एंड बतनम. ठीक है. सुमत्रा और बतनम नाम की जो जगह है इंडोनेशिया में, स्पाइस आइलैंड जो नाम था उस टाइम पे, उस जगह को जाकर इन्होंने एक्वायर किया. ठीक है. देखो, इनको हर चीज बेस्ट चाहिए था. दे डिड नॉट वांट एनीथिंग बिलो वेस्ट. ठीक है. सो अगर हम लोग साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, साउथ ईस्ट एशिया में, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में उस टाइम पे सबसे ज्यादा स्पाइस स्पाइस आइलैंड मतलब इंडोनेशिया में मिलता था. दिस वाज नंबर वन. इनको नंबर वन से नीचे कुछ नहीं चाहिए. इंडिया वाज सेकंड रैंक. इंडिया में स्पाइसेस थे लेकिन इंडोनेशिया से कम थे, तो वी वर सेकंड. ठीक है. तो इसीलिए इनको क्या है कि इनको उस जगह पे जाना था जहां पे सबसे ज्यादा स्पाइसेस है. तो चलेगा ये इंडोनेशिया. इंडोनेशिया में जाके देखा कि देवर नॉट अलोन देयर ऑल्सो. वहां पे भी अंग्रेजों के कुछ कुछ कॉलोनीज थे. ठीक है. दे हैड सम कॉलोनीज ओवर देयर ऑल्सो. तो वहां पे उन लोगों ने जितना स्पाइस लेना था ले लिया. एंड दे बिलीव्ड इन बार्टर सिस्टम. ये लोग क्या करते थे? बार्टर सिस्टम करते थे. बार्टर सिस्टम मतलब ये लोग स्पाइस लेते थे और बदले में ये अपने देश से लाए हुए जो है टेक्सटाइल्स, ठीक है, मतलब बेसिकली कॉटन से बने हुए जो कपड़े वगैरह ये लोग मशीन से बनाते थे. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था जिसके कारण ये लोग जो है ये मशीन मेड जो भी कपड़े थे ये वहां के लोगों को बेचते थे. सो दे यूज्ड टू टेक स्पाइसेस एंड दे यूज्ड टू सेल देयर गुड्स ओवर देयर. सो दे बिलीव्ड इन दिस. ठीक है ना. सो काफी सारा इन्होंने स्पाइस वहां पे एक्वायर करने के बाद उन्होंने बोला कि चलो इधर तो हमने एक्वायर कर ही लिया, यहाँ पे तो हमने अपना झंडा गाड़ी दिया है, अब हम लोग इंडिया चलते हैं. सो 10 years लेटर इन 1605, ठीक है, 10 years लेटर इन 1605, अब देखो ये इंडिया है. ठीक है. ये इंडिया का जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और इंडोनेशिया इस तरफ है.
ठीक है, बहुत बड़ा सा है इंडोनेशिया, सो समवेयर ओवर हियर। ठीक है, यहाँ पे इंडोनेशिया है। सो इस तरफ से अगर इंडोनेशिया से दे हैव टू कम टू द मेन लैंड ऑफ इंडिया, सो दे विल कम इन द ईस्टर्न कोस्ट ना, ये लोग ईस्टर्न कोस्ट के साइड से आएंगे। सो ईस्टर्न कोस्ट से ये लोग जब आए तो यहाँ पे, ठीक है, एक जगह है जिसका नाम है पुलिकट। ठीक है, सो दे लैंडेड इन पुलिकट इन 1605। 1605 में आने के बाद दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज ऑल अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट में इन्होंने काफी सारी जगह पे अपना फैक्ट्री बनाया। पहला फैक्ट्री इन्होंने पुलिकट में बनाया, उसके बाद इन्होंने अपना फैक्ट्री थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मसूलीपट्टनम में बनाया। ठीक है, अब देखो मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों के भी फैक्ट्रीज थे, हमने बाद में देखा था। ठीक है, मतलब अभी तक तो आए नहीं है, अकॉर्डिंग टू आवर टाइम लाइन अभी तक अंग्रेज आए नहीं है, ये 1605 चल रहा है। अंग्रेज 1608 में आए थे, इंग्लिश। ठीक है, और उन लोगों ने मसूलीपट्टनम में अपना फैक्ट्री 1611 में एस्टेब्लिश किया था। तो मसूलीपट्टनम में इंग्लिश के फैक्ट्रीज थे, मसूलीपट्टनम में अभी हम देख रहे हैं डच के फैक्ट्रीज है, मसूलीपट्टनम में बाद में फ्रेंच के भी फैक्ट्रीज है। ठीक है, बाद में फ्रेंच जो है वो लोग भी मसूलीपट्टनम में बनाते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट अभी राइवलरी तो होना ही है। ठीक है, अगर इतने सारे यूरोपियन कॉम्पिटिटर्स एक ही जगह पे अपना फैक्ट्री बनाएंगे तो इनके बीच में तो राइवलरी होना ही है। ठीक है, तो 1605 में ये आए, और उसके 3 साल बाद 1608 में ब्रिटिश आई, और ब्रिटिश ने भी अपना सबसे पहला फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में ही बनाया 1611 में। सो बिकॉज ऑफ दैट इनके बीच में राइवलरी हुई। और ये लोग यूरोपियन के सबसे मतलब पावरफुल कंट्री थे ना, डच। सो दे डिड नॉट लाइक द इंटरफियरेंस ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, लेकिन ऐसा है कि ब्रिटेन इतना भी वीक कंट्री तो है नहीं, यूरोप में भले ही चलो डच सबसे पावरफुल है, बट इतना भी वीक इंग्लिश इंग्लिश भी नहीं है। ठीक है ना, तो हुआ क्या कि इनके बीच में एक कोल्ड वॉर टाइप सिचुएशन चल ही रहा था। मन में ही इनके बीच में जो है बहुत ज्यादा राइवलरी थी कि ऐसे कैसे वो लोग जो है हमारे टेरिटरीज को एक्वायर कर सकते हैं। दिस थिंग वाज देयर इन बोथ ऑफ देयर माइंड्स। ठीक है, बट पहल जो है, ठीक है, एक्चुअल वॉर की पहल जो है वो इन डच डच ने की। क्या हुआ कि ये इंडियन ओशन में इंग्लिश के जितने शिप्स थे, इन लोगों ने उन सारे शिप्स को फोड़ दिया। ठीक है, उसको सबको डुबा दिया। 9 शिप्स थे, 9 शिप्स दे सबमर्ज्ड देम। ठीक है ना, उसको जो है अलग अलग तरीके से कुछ करके उनको सबमर्ज कर दिया। साथ ही साथ इंडोनेशिया में देयर वर सम जापानीज एंड देयर वर सम इंग्लिश कॉलोनीज। उन कॉलोनीज में उन इंग्लिश और जापानीज को उन्होंने मारा। ठीक है, तो ये जो है इंडोनेशिया का डायरेक्ट अटैक था ब्रिटिश के ऊपर, तो ऑब्वियसली बात है ब्रिटिश ने रिटेलिएट किया। तो दोनों के बीच में जो है एक बार झड़प हुई। दोनों के बीच में जब झड़प हुई तो ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ सेटलमेंट होता ही है। सम ट्रीटी वाज साइंड एंड उसके बाद ये बोला कि ठीक है, विल विल हैव पीस, काइंड ऑफ सीज फायर हो गया। बट उसके बाद फिर से जो है इंडोनेशिया वालों ने फिर से उनके कुछ और शिप्स डुबा दिए। इस बार ब्रिटेन ने नहीं छोड़ा। दिस रिजल्टेड इन अ फुल फ्लेज वॉर विच फाइनली एंडेड। ठीक है, अब देखो शॉर्ट में बता रहा हूँ पूरी स्टोरी, क्योंकि है तो बहुत लंबा लेकिन एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना, तो शॉर्ट में ये बता रहा हूँ कि इनके बीच में झड़प होता रहा बीच बीच में। ठीक है ना, एक एक बड़ा झड़प हुआ था बीच में, उसको इन्होंने शांत किया था, बट दोबारा से इंडोनेशिया ने उनके फिर से शिप्स डुबा दिए अंग्रेजों के। तो उसके बाद फाइनली जो है ईस्टर्न कोस्ट में एक जगह है, ठीक है, बिदर करके। ठीक है, इट इज ऑल्सो समटाइम रिटन एज बिदरा। ठीक है, BEDARE भी लिखते हैं। ठीक है, अलग अलग ये सब प्रॉपर नाउन है तो इसको कुछ भी लिखा जा सकता है। सो देर इज अ प्लेस कॉल्ड एज बिदर। इस बिदर में जो है एक बैटल होता है कॉल्ड एज बैटल ऑफ बिदर। दिस टुक प्लेस इन 1759 एंड फाइनली दिस एंडेड द रूल ऑफ डच और द ट्रेड ऑफ डच यू कैन से इन इंडिया। तो डच जो है इस वॉर के बाद, बैटल ऑफ बिदर के बाद, पूरे तरह से इनको खत्म कर दिया। ट्रीटी साइन हुई और ट्रीटी के अकॉर्डिंग ये किया गया कि डच जो है ये पूरे तरह से सिर्फ इंडोनेशिया में रहेगा, बदले में जो अंग्रेज है वो इंडोनेशिया से अपने सारे कॉलोनीज को निकाल देंगे। सो इंडोनेशिया में ओनली डच विल ट्रेड एंड दे विल रूल देयर, एंड इंग्लिश जो है वो वहां पे कुछ नहीं करेंगे इंडोनेशिया में, बट इंडिया में सिर्फ इंग्लिश रहेंगे, वहां पे डच नहीं रहेंगे। तो डच को इन लोगों ने इस तरीके से एलिमिनेट कर दिया ट्रीटी साइन करके आफ्टर बैटल ऑफ बिदर, कि नाउ डच फैक्ट्रीज इन इंडिया नीड्स टू क्लोज डाउन एंड दे कैन ट्रेड ओनली इन इंडोनेशिया एंड इंग्लिश कैन ट्रेड ओनली इन इंडिया। सो दे आर नॉट गोइंग टू इंटरफियर इन ईच अदर्स थिंग्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं द सेकेंड यूरोपियन पावर ऑल्सो केम टू एन एंड। तो सबसे पहले तो पोर्तुगीज को खत्म किया था,
और अभी हमने देखा डच को खत्म किया। सो डच को किससे खत्म किया? बैटल ऑफ बिदर से। बैटल ऑफ बिदर इज समटाइम्स आल्सो रेफर टू एज हुगली, बैटल ऑफ हुगली। ठीक है, तो आज के डेट में हाँ स्ट्रॉन्गर थे। देखो ऐसा नहीं होता है कि जो हमेशा स्ट्रांग होता है वो कभी हारता नहीं है, ऐसा नहीं है ना। ठीक है, स्ट्रेटेजिकली वॉर लड़ा जाए तो स्ट्रॉन्गर साइड को भी वीकर साइड कभी हरा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये इंग्लिश बिल्कुल भी पावरफुल नहीं थे। ठीक है, 19-20 का फर्क था मान लो। ठीक है, सो ये जो बैटल ऑफ बिदर है, बिदर इज ऑल्सो समटाइम्स रेफर टू एज हुगली। ठीक है ना। तो आज के डेट में हम लोग हुगली जानते हैं वेस्ट बंगाल में, तो कंफ्यूज मत होना, ये जो हुगली है ये तमिलनाडु के आसपास है। ठीक है, सो दिस हुगली इज इन साउथ इंडिया, दिस हुगली इज नॉट द वेस्ट बंगाल वाला हुगली दैट वी नो टुडे। तो ये बेसिकली मेन नाम इसका बिदर है, आज के नाम आज भी इसको बिदर ही बोलते हैं। इसका कभी बहुत पुराना नाम हुगली हुआ करता था। सो इट इज समटाइम रेफर टू एज बैटल ऑफ हुगली ऑल्सो। सो बैटल ऑफ बिदर याद रखना 1759, ये ईयर याद रखना। ठीक है ना। एनी डाउट सो फार? नो डाउट्स? ओके, चलिए अगले कौन है अब? नेक्स्ट इज ब्रिटिश। सो देर आर मेनी न्यू पीपल टुडे। ठीक है, फॉर देम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन? वन मीन्स यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ एनी पॉइंट यू हैव यू नीड टू आस्क और यू आर हैविंग सम डाउट, यू कैन प्रेस जीरो। मैं बीच बीच में आपसे चेक करता रहूंगा। अगर आपको समझ में आया तो वन बताना, वन दबाना, और अगर नहीं समझ में आया कोई चीज दोबारा मेरे को बतानी है, सो प्लीज प्रेस जीरो। सो जो भी जीरो दबाएगा, आई विल जस्ट आस्क यू अगेन कि व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो यू कैन पुट ऑन योर डाउट। ठीक है, आप टाइप कर सकते हो, या तो आई विल गिव यू द माइक ऑप्शन, यू कैन स्पीक योर डाउट। राइट, सो दिस इज हाउ इट गोज। सो हम लोग ब्रिटिश की बात करेंगे अब। तो थर्ड यूरोपियन पावर टू कम टू इंडिया इज ब्रिटिश। तो एक बार डच को रीड कर लो। दे केम टू द ईस्ट फॉर कमर्शियल इंटरेस्ट कॉलोनीज। ये Cornelis de Houtman was the first Dutchman to reach Sumatra and Batnam in Indonesia. ठीक है, in 1596, 1595, 1596 वही वो था। ठीक है, however this name Houtman वाला नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आया आज तक। ठीक है, इन 1602 दे अमलगमेटेड मेनी ट्रेडिंग कंपनीज, छोटे 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 बहुत सारे कंपनी को इन्होंने एक किया, उसको बोलते हैं अमलगमेशन। और उससे उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नेदरलैंड्स बनाई। वही नेदरलैंड, डच और वो सब एक ही है। ठीक है, दे केम टू पुलिकट इन 1605 एंड एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, मेकिंग पुलिकट एज देयर हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर कहाँ पे था? पुलिकट में। पहला फैक्ट्री भी उधर ही बना। दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग टेक्सटाइल्स इन रिटर्न्स ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। तो इंडिया के भी वो क्या अपना बार्टर सिस्टम ही चला रहे थे। यहाँ पे वो अपना टेक्सटाइल देते हैं और रिटर्न में स्पाइसेस लेते हैं। During almost the same time, the British also came to India in 1608, and Dutch became their competitors, and hence rivalry started. ठीक है, तो ये इन दोनों की राइवलरी यहाँ से स्टार्ट हुई। राइवलरी रीच्ड पीक व्हेन बोथ एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज इन सूरत। फाइनली जब इन दोनों ने ही सूरत में अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की, तब इनकी राइवलरी एकदम बढ़ गई। तो 3 एंग्लो डच वॉर्स हुए थे ओवर द पीरियड ऑफ मेनी इयर्स। ठीक है, सो हमें सारे के सारे वॉर्स नहीं पढ़ने, मैंने आपको शॉर्ट में बताया। ठीक है, लेकिन हमें जो है ये जानना है कि जो फाइनल वॉर खत्म हुआ जिससे कि डच को पूरे तरह से उखाड़ कर फेंक दिया इंडिया से, दैट वाज द बैटल ऑफ हुगली, और ऑल्सो कॉल्ड एज बैटल ऑफ बिदर। ठीक है, आफ्टर दिस अ ट्रीटी वाज साइंड व्हिच अलाउड द डच टू ऑपरेट ओनली इन इंडोनेशिया एंड लीव इंडिया टोटली। ऑन द अदर हैंड ब्रिटिश विथड्रॉ इट्स ट्रूप फ्रॉम इंडोनेशिया। इंडोनेशिया से ब्रिटेन के जो भी थे उन्होंने वहां से ले लिए। Dutch were not much interested in India in any case. Their main commercial interest was in trade of spices, which were fulfilled in Spice Island of Indonesia. ठीक है, now next to come to India, the English. ठीक है, so इसको अब बहुत ध्यान से पढ़ना, क्योंकि यही कंट्री है जिसने हमें कम से कम 300 साढ़े 300 साल रूल किया है। ठीक है ना। अब हम लोग कई बार ये कहते हैं कि 150 साल रूल किया, कोई लोग कहते हैं 200 साल रूल किया, कोई लोग कहते हैं 350 साल रूल किया। ये ऐसा ऐसा क्यों है? जब रूल एक ही कंट्री ने किया था और वो हिस्ट्री है, हाउ कैन इट डिफर? someone says 150, someone says 200, someone says 350. So what is the actual truth? We'll come to know कि ऐसे लोग क्यों कहते हैं। ठीक है, समय के साथ समझ में आएगा। इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पोर्तुगीज याद रहे, डच याद रहे, ये सब याद रहे ना रहे, ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, और इसकी बारीकियों को भी ध्यान रखना। समथिंग विच इज वेरी वेरी माइन्यूट नीड्स टू बी रिमेम्बर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। ठीक है, तो अब देखो इंग्लिश में, मतलब इंग्लैंड में
चार्टर एक साइन हुई थी जो क्वीन एलिजाबेथ वन में साइन की थी कि हम लोग कुछ कंपनीज को इंडिया जाकर ट्रेड करने अलाउ कर रहे हैं। बट उस टाइम पे इंग्लैंड को नहीं पता था कि इंडिया में ऑलरेडी कोई यूरोपियन कंट्रीज भी है। दे डिड नॉट नो कि पोर्टुगीज ऑलरेडी उधर है, दे डिड नॉट नो कि डच वहां पे ऑलरेडी है। दे थॉट कि दुनिया में हम ही पहले हैं जो इंडिया जा रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लगा था। तो इन 1600 दैट टू स्पेसिफिकली 31 दिसंबर 1600, यही मानो 1601 ही मान लो इसको, 31 दिसंबर को हो रहा है, तो 1601 ही मान सकते हो। ठीक है, सो 1601 क्वीन एलिजाबेथ वन इशूड अ चार्टर विथ राइट्स ऑफ एक्सक्लूसिव ट्रेडिंग राइट टू द कंपनी नेम्ड एज, देखो आपने सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज चलाते थे, ये कंपनी अभी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है ना, फिलहाल जो क्वीन एलिजाबेथ ने कंपनी को अलाउ किया था इंडिया जाओ और वहां पे ट्रेडिंग करो, वो कंपनी का ये नाम था, क्या नाम था? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ठीक है ना, ये मतलब जैसे साउथ इंडिया के लोगों के नाम होते हैं ना पूरे गांव के साथ, तो वैसे ही टाइप है ये। ठीक है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, दिस इज द नेम ऑफ अ कंपनी। इस कंपनी को एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था, ठीक है, कि आप जाकर इंडिया में अपना ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओनली वन कंपनी वाज गिवन दिस राइट, हेंस इट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। व्हाट डू यू मीन बाय मोनोपोली? जब किसी एक ही इंसान को मार्केट में कोई चीज बेचने को अलाउ करते हैं, उसको मोनोपोली कहते हैं। जैसे रेलवेज, ये गवर्नमेंट की मोनोपोली थी इतने साल, कोई भी प्राइवेट कंपनी रेलवेज में नहीं आ सकता। रेलवे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाएगी, दैट इज कॉल्ड एज मोनोपोली। लेट्स से मार्केट से सारे कंपनीज बंद हो जाए और सिर्फ जियो चले, एयरटेल बंद हो गया, वोडाफोन बंद हो गया, आइडिया बंद हो गया, सब बंद हो गया, देयर इज ओनली जियो, देन दैट विल बी कॉल्ड एज अ मोनोपोली। ठीक है ना, सो इनको मोनोपोली दी गई। अभी भी गवर्नमेंट का ही है ना, अभी पीपीपी है, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। ये वंदे वंदे भारत एक्सप्रेस सुना होगा आपने, दिल्ली से वाराणसी जाती है, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है, ये सारे जो है, पीएसयू इज डिफरेंट, ये पीपीपी मॉडल बोलते हैं इसको। सारे के सारे रेलवेज अभी प्राइवेट के हाथ में नहीं दिए, कुछ कुछ दिए। वंदे भारत दिया है, तेजस एक्सप्रेस दिया है, सो दिस कॉल्ड एज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पीएसयू वो होता है जैसे हल है, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ठीक है, हल हो गया, उसके बाद ओएनजीसी हो गया। ये सब क्या है कि ये सब में गवर्नमेंट इनको सिर्फ स्टेक, मतलब कंपनी के अंदर शेयर्स होते हैं ना, तो गवर्नमेंट का इसमें शेयर्स है। ठीक है, बट इट इज नॉट ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनके प्राइवेट डायरेक्टर्स है, दैट इज कॉल्ड एज पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इन विच देयर आर शेयर्स। ठीक है, सो ये दो अलग अलग टाइप के मॉडल्स है। So initially the monopoly to this company, governor and company of merchants of London trading into the East Indies, ये जो कंपनी है इसको 15 साल के लिए मोनोपोली दी गई। क्यों दी गई, इसका कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट इसका ये था, क्वीन ने कहा कि एक बार इस कंपनी को जाके इंडिया में अपना वो बिजनेस बनाने दो। 15 साल में ये लोग अपने आप को उधर एस्टेब्लिश कर चुके होंगे, तब हम दूसरे कंपनीज को भी इंडिया जाकर इनके ही तरीके से ट्रेड करने का वो करेंगे। बट क्या है कि पहले ही अगर हमने 4-5 कंपनी को उधर भेजा, तो ये आपस में ही कंपटीशन करते रहेंगे और वो उधर ही खत्म हो जाएंगे। सो बिकॉज ऑफ दैट मोनोपोली वाज गिवन फॉर इनिशियल 15 ईयर्स, कि यू गो देयर, एस्टेब्लिश योरसेल्फ, देन आफ्टर 15 ईयर्स विल सेंड अदर कंट्रीज आल्सो, अदर कंपनीज आल्सो। ठीक है ना, बट ऐसा हुआ कि ये जब इंडिया पहुंचे, ठीक है, 1608 में जब ये इंडिया पहुंचे, तब इन्होंने यहाँ से इन्फॉर्म किया कि भाई इधर तो हम ही पहले नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी डच एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे ऑलरेडी पोर्तुगीज एग्जिस्ट करता है, सो वी आर ऑलरेडी हैविंग कंपटीशन फ्रॉम अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो तभी एलिजाबेथ ने बोला अच्छा ऐसा क्या, तो ठीक है, एक काम करो, तुमको अपने बिजनेस को उधर सेट करने के लिए जितना समय चाहिए ले लो। सो अ फ्रेश चार्टर वर इश्यूड, जिसके तहत इनकी जो मोनोपोली है, ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दी गई। सो मोनोपोली अब जो है 15 साल की नहीं है, अब जितने समय चाहिए इनको अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए उतना समय दिया गया। ठीक है, अनंत काल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया। अब इसमें क्वेश्चन कैसा बना था, बहुत ही गंदा सा क्वेश्चन बना था, बट एक बार आया है इसलिए पूछ रहा हूँ, मतलब बता रहा हूँ। तो ये जो 1600 का ईयर है, ठीक है, इस टाइम पे इंडिया में मुगल रूलर कौन था ये पूछा था। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मली ये आता है कि जब ब्रिटेन इंडिया आए थे उस टाइम पे मुगल एम्परर कौन था, वो जहांगीर था, दैट इज फाइन। सुनो सुनो सुनो, लेकिन ये 1600 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अकबर आंसर है।
व्हाई? बिकॉज अकबर वाज अलाइव टिल 1605। 1605 में अकबर मरा और जहांगीर ने 1605 से टेक ओवर किया। तो जब 1608 में ब्रिटिश इंडिया आए थे उस टाइम पे जहांगीर था, दैट इज ट्रू। ठीक है, बट ये जब चार्टर मिला था इनको 1600 में, 1601 में, उस टाइम पे अकबर वाज द किंग। ठीक है ना। सो बहुत ही कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। नाउ दोज हु आर नोइंग द मुगल हिस्ट्री आल्सो वेरी वेल एंड नोज द टाइमलाइन कि जहांगीर कब से आया, अकबर कब तक था, वो कर पाएगा इस क्वेश्चन को। अदरवाइज हिस्ट्री में तो आपने सिर्फ इतना ही पढ़ा होगा कभी बचपन में भी कि जब ब्रिटेन इंडिया आए थे उस टाइम पे जहांगीर वाज द रूलर। अरे बात समझ में? तो ये जो है थोड़ा सा गूगली था एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है। सो जब चार्टर साइन हुआ उस टाइम पे अकबर, ठीक है, 1605 तक अकबर था। और जब ये लोग आए इंडिया में, ठीक है, अंग्रेज जब इंडिया में आए उस टाइम पे जहांगीर था। क्लियर? सो एक कंपनी, उसको मिला चार्टर और उसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है ना। ना प्रोग्रेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इंडिया में आती है पहली बार 24 अगस्त 1608 में। आई थिंक इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड टोल्ड सितंबर शायद कहा था मैंने। ठीक है, 24 सितंबर कहा था, उसको चेंज कर लो। ठीक है, 24 अगस्त, 24 अगस्त 1608 में ये लोग इंडिया आए थे। ठीक है, तो इंग्लिश अराइव्ड इन इंडिया ऑन 24 अगस्त 1608 एट सूरत। कहाँ है? सूरत में है। किधर? गुजरात में। ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वाज अंडर द रूल ऑफ एम्परर जहांगीर। ठीक है, इनिशियली ब्रिटिश कुड नॉट गेट परमिशन टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री एट सूरत। सो एज इन माय प्रीवियस वीडियो आई हैड एक्सप्लेन्ड यू कि दिक्कत क्या थी। दिक्कत ये कि जहांगीर और अकबर की बनती नहीं थी। ठीक है, अकबर ने पोर्तुगीज को परमिशन दे दिया था 1601 में सूरत में अपना फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने का। उस टाइम पे जहांगीर वाज द गवर्नर ऑफ गुजरात। गुजरात के गवर्नर कौन थे? जहांगीर थे। जहांगीर नहीं चाहते थे बट पिताजी कह रहे कि परमिशन दिया है तो दिया है, अब कुछ नहीं कर सकते, पोर्तुगीज को दे दिया। बट जब जहांगीर के हाथ में ये फैसला आ गया कि मुझे परमिशन देनी है कि नहीं देनी है, ही डिड नॉट वांट एनी यूरोपियन पावर टू एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री। वो तो एक्चुअल में पोर्तुगीज से भी खुन्नस खाया हुआ था। उसको ये भी नहीं पसंद था कि पोर्तुगीज का फैक्ट्री उधर है। तो ये कैप्टन हॉकिंस करके एक थे। कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के कोर्ट में करीब 2 से 3 साल रहे। ठीक है, उसको अलग अलग तरीके से मनाने की कोशिश की। ठीक है, वो नहीं माने। ठीक है, तो फाइनली ये हुआ कि सूरत में जब ब्रिटिश अपने गुड्स को ले आती थी अपने जहाज में, तो ये पोर्तुगीज उनके ऊपर अटैक कर देते थे ड्यू टू बिकॉज ऑफ देयर राइवलरीज। तो क्या हुआ? दिस लेड टू अ फुल फ्लेज वॉर विच इज बेसिकली द बैटल ऑफ स्वैली। सो बैटल ऑफ स्वैली में जब अंग्रेजों ने पोर्तुगीज को हरा दिया उस टाइम पे जहांपना खुश हुए। उस टाइम पे जहांगीर वाज हैप्पी कि पोर्तुगीज को ब्रिटिश ने हरा दिया। ठीक है, क्योंकि द परमिशन वाज नॉट गिवन बाय हिम, परमिशन वाज गिवन बाय हिज फादर अकबर। सो दैट इज व्हाई ही डिड नॉट वांट द पोर्तुगीज देयर। तो क्योंकि ब्रिटिश ने उनको हराया इसीलिए ये खुश हो गया, जहांगीर खुश हो गया। और तब जाकर इसने सूरत में फैक्ट्री बनाने की परमिशन दी अंग्रेजों को। ठीक है ना। सो दे गॉट द परमिशन टू सेट अप देयर फैक्ट्री आफ्टर डिफीटिंग पोर्तुगीज। ठीक है, तो वो फैक्ट्री फाइनली कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसका 1613 में। ठीक है, सो ब्रिटिश कुड एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्री फाइनली, जिसका कंस्ट्रक्शन खत्म होता है 1613 में। ठीक है ना। तो इससे पहले तक अभी 1608 में आ गए, 5 साल तक क्या कुछ नहीं किया उन्होंने इंडिया में? ऐसा तो हो नहीं सकता। सो बिफोर मेकिंग दिस सूरत फैक्ट्री दे हैड ऑलरेडी मेड देयर टेम्पररी फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। तो 1611 में उन लोगों ने मसूलीपट्टनम में अपना पहला फैक्ट्री बना लिया था। ठीक है, आप लोगों ने 6th 7th 8th के किसी हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सूरत वाज द फर्स्ट फैक्ट्री। दैट इज नॉट द ट्रुथ। ट्रुथ इज दैट कि द फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री वाज मेड इन मसूलीपट्टनम। ठीक है ना। ये आप ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, आज भी एग्जिस्ट करती है, इसकी वेबसाइट, उस पे जाकर चेक कर सकते हो, उनके हिस्ट्री में भी लिखा है। और यूपीएससी उसी को सही मानता है। ठीक है, सो अगर आपको, अब देखो इसके मैं बताता हूँ वर्जन्स क्या होंगे। अगर एफ कैट में आता है, एनसीईआरटी भी गलत छाप रहा है, हाँ होता है। ठीक है, अब देखो इसके वर्जन्स क्या है। एफ कैट में अगर क्वेश्चन आता है तो जनरली वो लोग मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं देते। ठीक है, आई हैव फेस द क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन एफकेट कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ बनाई थी, और उसमें ऑप्शन में मसूलीपट्टनम भी नहीं था, उसमें सूरत था ऑप्शन में। इन दैट केस हम लोग सूरत मार्क करेंगे। ठीक है ना। बट अगर यूपीएससी के कोई भी पेपर में सेम क्वेश्चन आता है
और उसमें ऑप्शन में मसूलीपट्टनम दिखता है, सूरत भी है मसूलीपट्टनम भी है, गो विथ मसूलीपट्टनम। वो देने का कारण ही ये चेक करना था कि आप सूरत करते हो मसूलीपट्टनम। ठीक है, तो यूपीएससी एग्जाम्स में गो विथ मसूलीपट्टनम ऑप्शन। ठीक है, बाकी ये जो एमएनएस हो गया, एफकेट हो गया, आई नीट हो गया, ये जो सर्विस एग्जाम्स है, एसीसी हो गया, ये सारे जो सर्विस एग्जाम्स है जो आर्मी नेवी एयरफोर्स कंडक्ट करती है, वो छोटे मोटे एग्जाम्स है, यूपीएससी लेवल के नहीं है। उन सारे एग्जाम्स में मे भी आपको सूरत ही मार्क करने का वो होगा, मसूलीपट्टनम नहीं दिया होगा। ठीक है ना। सो ऐसा कैसे, मतलब हाउ कैन हिस्ट्री डिफर? सो हिस्ट्री डिफर नहीं कर रहा। हुआ ये कि जब जहांगीर ने परमिशन नहीं दिया था सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए, सो इनको कहीं ना कहीं से तो अपना फैक्ट्री बनाना पड़ेगा ना इंडिया में, वरना 5 साल से तो ये लॉस तो करेंगे नहीं। सो बिकॉज ऑफ दैट दे फाउंड अ रूलर जो कि हर चीज में हाँ बोलता हो। सो गोलकोंडा, ठीक है, ये जो मसूलीपट्टनम है ये गोलकोंडा के अंडर में आता था। गोलकोंडा आज का प्रेजेंट डे हैदराबाद वाला जगह है। ठीक है, हैदराबाद और ये सारा जो एडजॉइनिंग एरियाज है आंध्र प्रदेश का, ये गोलकोंडा के रूल में था। तो गोलकोंडा का जो राजा था, ठीक है, ये हर चीज में जो है हाँ करता था, ही वॉज अ यस मैन। सो ही यूज टू गिव परमिशंस वेरी इजीली। तो वहां पे उन्होंने अपना टेम्पररी फैक्ट्री बनाया था। नोट द वर्ड टेम्पररी फैक्ट्री। ठीक है, सो मसूलीपट्टनम वाज नॉट अ परमानेंट फैक्ट्री, दे ऑल्सो समवेयर न्यू कि हम लोग किसी ना किसी तरह कुछ सूरत में अपना फैक्ट्री बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मेन ट्रेड क्या कर रहे थे ये लोग? मेन ट्रेड कर रहे थे ये लोग टेक्सटाइल का। ठीक है, मेन ट्रेड पोर्तुगीज का बोलो, ये अंग्रेजों का बोलो, फ्रेंच का बोलो, मेन ट्रेड इनका हमेशा से ही टेक्सटाइल रहा है। ठीक है, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उन्होंने बहुत सारे मशीन्स बनाए हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट वो लोग रॉ मटेरियल कॉटन लेकर जाते थे यहाँ से, और उस कॉटन का फिनिश्ड गुड बनाकर वापस आके इंडिया में ही बेचते थे। अब कॉटन ग्रोइंग एरियाज कौन से हैं इंडिया में? हमारा डेक्कन ट्रैप, ठीक है, डेक्कन प्लेटू महाराष्ट्र, और दूसरा गुजरात। ये दोनों, गुजरात और महाराष्ट्र, नंबर 1 है कॉटन बनाने में। राइट, सो बिकॉज ऑफ दिस कॉटन, इन लोगों ने सूरत को अपना प्रेफरेंस बनाकर रखा था, और हर कोई अपना सूरत में ही आके फैक्ट्री बनाता। पोर्तुगीज ने भी बनाया, फ्रेंच ने भी बनाया, डच ने भी बनाया, अंग्रेजों ने भी बनाया। रीजन इज दिस कॉटन। ठीक है ना। सो मसूलीपट्टनम सिर्फ टेम्पररी था, इनको भी पता था बाद में जाके हमें सूरत में बनाना। सो फर्स्ट टेम्पररी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम, फर्स्ट परमानेंट फैक्ट्री सूरत। क्लियर है यहां तक? ओके, सो सूरत कहाँ आ रहा है? सूरत आ रहा है अपना गुजरात में। ठीक है, सो महाराष्ट्र का भी एक एरिया चाहिए इनको, जहां से ये लोग ट्रेडिंग कर पाए, अपने देश जा पाए। फ्लाइट्स थे नहीं, तो ऐसा कोई जगह जहां से वो लोग अपने शिप्स को इजीली ट्रांसपोर्ट करवा पाए। ठीक है, सो महाराष्ट्र के अंदर कौन सी जगह? सो दे एक्वायर्ड बॉम्बे। सो बॉम्बे को कैसे एक्वायर किया था उन्होंने पोर्तुगीज से? डाउरी से। ठीक है ना। सो सूरत एक्वायर किया था बैटल ऑफ सैली से, और उसके बाद इन्होंने बॉम्बे एक्वायर किया टैक्टफुली, दैट इज बाय डाउरी। ठीक है, एंड नाउ दे आर हैविंग टू मेजर एरियाज इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो बाद में इन लोगों ने अपना हेडक्वार्टर सूरत से शिफ्ट करके बॉम्बे कर दिया था। ठीक है ना, बॉम्बे में उन्होंने अपना हेडक्वार्टर 1687 में शिफ्ट किया। सो बॉम्बे बिकेम देयर हेडक्वार्टर नाउ। ठीक है, सूरत सेकंड बेस्ट है, बॉम्बे फर्स्ट है। ठीक है, एंड दे देन मेड मेनी फैक्ट्रीज इन होल ऑफ वेस्टर्न इंडिया एंड गुजरात। तो पूरे वेस्ट में इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्रीज बना दिए। अब साउथ और ईस्ट की बात करते हैं, नाउ टॉकिंग अबाउट साउथ, साउथ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। ठीक है ना। सो ब्रिटिश डिड नॉट गेट परमिशन टू सेट अप फैक्ट्री एट सूरत इनिशियली, सो दे हैड सेट अप अ फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में। ठीक है ना। सो दे लेटर सिक्योर्ड गोल्डन फरमान फ्रॉम द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा इन 1632। ठीक है, 1632 में गोलकोंडा के राजा से, वहां के सुल्तान से इन लोगों ने गोल्डन फरमान जारी किया। ये गोल्डन फरमान क्या होता है? कोई भी गोल्डन फरमान मतलब क्या कि समथिंग विच इज वेरी मच बेनिफिशियल टू देम, ऐसा कोई गोल्ड में लिख कर नहीं दिया था। ठीक है ना। सो गोल्डन फरमान से इनको क्या है कि ट्रेड में बहुत बेनिफिट्स मिले। क्या बेनिफिट मिले? ऐसा था, जैसे आपने जकत नाका वगैरह सुना होगा। सो जकत नाका में क्या होता है कि आप जब एक सिटी से दूसरे सिटी में एंटर करते हो, यू नीड टू पे सम टैक्स। ठीक है, वैट बोल सकते हो, ऑक्ट्रॉय बोल सकते हो, कोई ना कोई ड्यूटी होता है, बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, वैट वगैरह। तो ये आप जब एक सिटी से दूसरे सिटी में एंटर करते हो तो जकत नाका पे आपको ये देना पड़ता है। ठीक है ना। सो देर आर मेनी जगत नाकाज, आज के सारे जगत नाकाज बंद हो चुके हैं। ठीक है ना। सो पुराने जमाने में क्या था? पुराने जमाने में देर वेर दिस किंगडम्स। सो किंगडम ऑफ गोलकोंडा से किंगडम ऑफ किसी और का जाओगे, ठीक है, गोलकोंडा का सुल्तान अलग होगा, मे बी उसके नीचे कोई अलग टेरिटरी होगी, उसका राजा कोई अलग होगा, उसके बाद कोई एक और टेरिटरी होगी, उसका राजा कोई अलग होगा। ठीक है ना। अब ये जो राजा थे, ये राजा भी पूरे के पूरे एरिया को खुद रूल नहीं करते थे।
दे यूज्ड टू मेक गवर्नर्स. सो इट इज जस्ट लाइक कंट्री के अंदर स्टेट्स डिवाइडेड है, वैसे ही किंगडम के अंदर डिफरेंट रीजन्स डिवाइडेड है. हर रीजन का एक अलग गवर्नर है. अब होता क्या था, एक रीजन से दूसरे रीजन जाने में, जस्ट लाइक एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी लगती थी. पुराने जमाने में एक एक गवर्नर के रीजन से दूसरे गवर्नर के रीजन में जाने तक एक वो लगता था, टैक्स लगता था. जिसके कारण अगर मान लो सिर्फ आंध्र प्रदेश में ही आपको ट्रेड करनी है, वहां पे ही एक छोर से दूसरे छोर में जाने पे आपको कम से कम 100 बार टैक्स भरना पड़ेगा. देयर विल बी 100 गवर्नर्स हु विल बी रूलिंग ओवर डिफरेंट रीजन्स. सो हर रीजन में जाकर आप टैक्स भरोगे तो कॉस्ट ऑफ गुड बहुत हाई हो जाएगा. सो इन लोगों ने गोल्डन फरमान जारी किया, जिसके तहत क्या हुआ कि ये लोग राजा को 3,000 रुपए देते थे. 3,000 रुपीज. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट 1600, तो ऑब्वियसली बात है 3,000 मीन्स इन लैक्स एंड क्रोर्स ऑफ टुडे. ठीक है, वो मतलब उस जमाने में बहुत ज्यादा था. सो गोलकोंडा के राजा को 3,000 रुपए दिए साल के, और बोला कि इसके बाद हमें कोई भी गवर्नर रोकना नहीं चाहिए आपके टेरिटरी में. ठीक है, तो इसके लिए उनको एक पास मिला. ठीक है, जैसे आप बस के लिए पास बनाते हो, मंथली पास वगैरह, सो आप वो पास दिखा दो, आपको कोई टिकट नहीं मांगेगा. जस्ट लाइक दैट दे गॉट दिस पास. दिस पास इन ओल्डन डेज वेर कॉल्ड एज दिक्कत. ठीक है, दिक्कत लिखते हैं उसको, दिक्कत बोलते हैं. ठीक है, दे गॉट दिस दिक्कत. बाय शोइंग दिस they were not asked for any tax. So they got this golden farman by which the payment of 3,000 rupees they can trade anywhere without paying any kind of taxes. ठीक है ना. सो ऐसा हुआ. हाँ, परमिट बोल सकते हो एक तरीके से. ठीक है, सो दिस वाज द पीरियड ऑफ इंटेंस राइवलरी. ठीक है, इस टाइप पे बहुत ज्यादा इंटेंस राइवलरी चल रहा था. सो क्या हुआ कि द गुड्स वेर नॉट सेफ. आप एक जगह से दूसरे जगह पे जब आप गुड्स लेकर जा रहे हो, तो एक यूरोपियन कंट्री दूसरे यूरोपियन कंट्री के गुड्स को खराब कर देती थी. शिप में ले जा रहे हो तो शिप डुबा देती थी. ठीक है, कोई उसको रोडवे से ले जा रहे हो तो रोडवे में उसको गिरा देते थे. कहीं पे आपने स्टोर कर रखा है, स्टोर हाउस में जाकर वो लोग उसको जो है फोड़ वोड़ देते थे. तो बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ फ्रीक्वेंट क्लैशेस बिटवीन द ब्रिटिश, पोर्तुगीज एंड डच, अंग्रेजों ने बोला कि हमें फोर्टिफिकेशन चाहिए. व्हाट डू यू मीन बाय फोर्टिफिकेशन? फोर्टिफिकेशन का मतलब, लेट्स से कि दिस इज योर हेडक्वार्टर. ठीक है, जहाँ पे आपने सारा का सारा गोडाउन की तरह यहाँ पे सारा सामान स्टोर करके रखा है. नाउ इफ अनदर यूरोपियन कम्स एंड थ्रोज अ बॉम्ब ऑन दिस, योर मटेरियल इज गॉन. ठीक है ना, ये इनकी फैक्ट्री है, दिस इज फैक्ट्री, एंड दिस फैक्ट्री इज नॉट हैविंग एनी प्रोटेक्शन फ्रॉम एनीवेयर. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए हम क्या है कि इसको चारों तरफ से फोर्टिफाई कर देंगे. सो इसका एक ऐसा मेन गेट रहेगा, मेन गेट पे हमारे सिपाही तैनात रहेंगे, और अंदर हमारा फैक्ट्री रहेगा, सो दैट कि कोई भी बाहर से आकर इधर कुछ कर नहीं पाएगा. तो दिस इज कॉल्ड एज फोर्टिफिकेशन. नाउ दिस इज जस्ट लाइक हमारा कैंटोनमेंट एरिया बोल सकते हो आज के प्रेजेंट एरिया में, मतलब प्रेजेंट डे में दिस इज जस्ट लाइक अ कैंटोनमेंट एरिया. सो कैंटोनमेंट एरिया के अंदर you will find all government quarters, army के जवान्स and everything. So when you enter a cantonment area, you will always find कि उधर कुछ आपकी चेकिंग होती है. वहाँ गेट पे ही लिखा रहता है कि you might be asked to show your identity, और आपकी चेकिंग हो सकती है, आप कुछ नहीं कह सकते. जस्ट समथिंग लाइक दैट. तो ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे दीवार होते थे. ठीक है, और यहाँ से गेट रहता था, और अंदर ही इनके रहने के क्वार्टर्स वगैरह होते थे, जस्ट लाइक आर्मी में अभी भी होता है. जहाँ पे आपका ऑफिस है उसी के बाजू में सारे क्वार्टर्स वगैरह होंगे. ठीक है ना, सो जस्ट लाइक दैट. ठीक है, तो यहाँ पे फैक्ट्री है और साइड में ही सारे क्वार्टर्स वगैरह है. सो दिस इज द फोर्टिफिकेशन. ठीक है ना सब. अब मान लो आपके घर में एक गेस्ट आता है, और वो गेस्ट आकर बोलता है कि मेरे को आज के दिन रहना है. ठीक है, आप बोलते हो ठीक है कोई बात नहीं, आप उसको गेस्ट रूम में लेकर गए, बेड दिया और वो सो गया. अगले दिन वो बोलता है कि अरे बेड तो मेरे को बड़ा पसंद आया, एक काम करो मैं यहीं पे रह जाता हूँ, बेड के लिए आप रेंट ले लो. हाँ, ठीक है, क्या दिक्कत है, मेरा बेड खाली था, कुछ पैसे मिल जाएंगे, रख लेते हैं. कल को जिस रूम में बेड था वो बोलता है कि एक काम करो, ये पूरा रूम मेरे को दे दो, आप इस रूम में एंटर नहीं कर सकते. ठीक है ना, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा एंड यू कैन नॉट यूज दिस रूम. सो घर आपका है, विल यू अलाउ दिस? नो, डेफिनेटली नॉट. सिमिलरली ये जितने भी हमारे इंडियन रूलर्स थे, इन कोई भी इंडियन रूलर ने चलो उनको जगह दे दिया थोड़ा सा, ठीक है, कि आप उसके ऊपर अपना फैक्ट्री बना लो. फैक्ट्री बनाया तो अब बोलते हैं कि हमको जो है उसके चारों तरफ जो है घेरा बनाना है, और उस घेरे के अंदर कोई नहीं आ पाएगा. दैट इज द फोर्टिफिकेशन. तो फोर्टिफिकेशन के लिए जनरली कोई भी इंडियन राजी नहीं हो रहे थे.
नो इंडियन रूलर वर गिविंग परमिशन फॉर फोर्टिफिकेशन। ऑब्वियसली बात है, जैसे आप लोग नहीं दे रहे हो वैसे कोई राजा भी नहीं दे रहा है कि मेरा छोटा सा एरिया जो फैक्ट्री के लिए था वो तो फैक्ट्री वाला हमने दे दिया था, अब अगर चारों तरफ से घेरा बनाएंगे तो मेरा कितना सारा एरिया चला गया। सो आई कैन नॉट अलाउ दैट। भले ही इसके लिए मेरे को कितना भी पैसा दे दे, घर मेरा है भाई, मेरे ही घर में मेरे को दरवाजा बंद करके बोल रहे तुम नहीं आ सकते, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। ठीक है ना। सो नो इंडियन रूलर वाज अग्रीइंग टू दिस। ठीक है ना। बट ब्रिटिश आर वेरी वेरी स्मार्ट। ठीक है, दे आर वेरी वेरी स्मार्ट। सो एक ब्रिटिश मर्चेंट था जिसका नाम था फ्रांसिस डे। ठीक है। तो ये लोग इंडिया में आकर एक चीज समझ गए थे कि ये राजा लोग भले ही सामने दिखाते हो कि हम लोग बहुत ही मैचो मैन है, ठीक है, बट क्या है कि ये सारे के सारे जोरू के गुलाम थे। ठीक है। क्या है कि इनको अगर इनसे अगर परमिशन निकलवाना है तो इनको खुश करके कोई फायदा नहीं है, इनके वाइफ को खुश रखने का। तो इनके वाइफ के लिए बहुत ही महंगे महंगे गिफ्ट्स भेजते थे, सोना सोने के, चांदी के, ठीक है ना, डायमंड्स के। ठीक है। सो दे यूज टू इम्प्रेस द वाइफ्स ऑफ दिस रूलर्स। ठीक है। फिर वो वाइफ का काम था कि अपने हस्बैंड को जो है रातों रात मना लेना। ठीक है। अगले दिन इनको सुबह परमिशन मिल जाता था। ठीक है। सो फ्रांसिस डे ने भी यही किया। उसने जो है ये जो रूलर ऑफ चंद्रगिरी था, इस चंद्रगिरी के रूलर के वाइफ को बहुत सारा जेवरात वगैरह दिया। एंड नेक्स्ट डे ही गॉट परमिशन टू फोर्टिफाई द फैक्ट्री एट मद्रास। सो मद्रास में इन लोगों ने अपनी फैक्ट्री पहली बनाई जिसको इन्होंने फोर्टिफिकेशन कर दिया। सो फर्स्ट फोर्टिफाइड फैक्ट्री इन इंडिया वाज इन मद्रास। मद्रास मतलब आज का करंट डे चेन्नई। ठीक है। विच लेटर बिकेम द फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज। ठीक है। आज हम लोग इसको फोर्ट ऑफ सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। तो ये पहला फोर्टिफाइड वो था। ठीक है। स्लोली अब पूरा ईस्ट फोर्टिफाई होने वाला है। पहले इन्होंने मद्रास में किया, फिर इसको अपना एग्जाम्पल शो करते हुए दूसरे दूसरे राजा को भी बनाया बाय यूजिंग द सेम टेक्निक। और ऐसे फोर्टिफाई करते 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 पूरा ईस्ट कोस्ट उन्होंने छीन लिया। ठीक है ना। नाउ दे वेंट टू बंगाल। अब बंगाल इज ह्यूज। उस टाइम पे बंगाल यूज टू हैव, जो आज का प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल है, आज का प्रेजेंट डे बांग्लादेश है, आज का प्रेजेंट डे आसाम है, आज का प्रेजेंट डे बिहार, और आज का प्रेजेंट डे ओडिशा। सो ओडिशा, बिहार, झारखंड भी। आज का प्रेजेंट डे ओडिशा, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, असम। यू कैन इमेजिन की ह्यूज टेरिटरी है। जो एक बार बंगाल में घुस गया उसको इंडिया का ऑलमोस्ट 25% मिल गया, ऐसा था। ठीक है ना। सो नाउ दे पेनिट्रेटेड इनटू बंगाल। ठीक है। पूरा का पूरा ये लोग ईस्ट साइड को कैप्चर कर ही चुके थे, अब ये बंगाल में गए। ठीक है ना। अब बाय दिस टाइम धीरे धीरे ये जो मुगल रूलरशिप है ये इंडिया में वीक होता जा रहा था। ठीक है ना। इंडिया में जो मुगल्स थे दे वर बिकमिंग वीकर एंड वीकर एंड वीकर। ठीक है। तो मुगल स्ट्रॉन्ग कब तक थे? औरंगजेब के टाइम तक स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। औरंगजेब कब मरा? 1707 में मरा। 1707 के बाद एकदम ही वीक हो गया। उससे पहले भी औरंगजेब का जो जमाना था, ठीक है, वैसे स्ट्रॉन्गेस्ट आई वुड से वाज इन द टाइम ऑफ अकबर। ठीक है। अकबर के बाद जहांगीर जब आया तो जहांगीर एक नंबर का नशेड़ी था। उसने अपने खुद के ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मैं जो है नशे में धुत हो गया तो मेरे को कुछ नहीं पता। ठीक है। तो एक नंबर का नशेड़ी था। उसके बाद शाहजहां आया, उसने थोड़ा बहुत संभाला। ठीक है। ही वॉज नॉट एज गुड एज अकबर बट ठीक है, ही वॉज गुड। अकबर के बाद औरंगजेब जो आया, औरंगजेब था तो बहुत पावरफुल, लेकिन इसको जो है इसको डेक्कन का कीड़ा काटा था। इससे बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि ये शिवाजी महाराज और ये संभाजी महाराज इसके नाक में दम कर बैठे थे। तो ये क्या हुआ कि अपना दिल्ली छोड़कर ये यहाँ औरंगाबाद शिफ्ट हो गया, और ये औरंगाबाद में ही मरा, और औरंगाबाद और ये पूरे डेक्कन को ही ये रूल करता रहा। बाकी पूरा इंडिया छोड़ दिया था उसने। ठीक है। तो अब ये एक इंसान एक एरिया के ऊपर लगा हुआ है तो बाकी इंडिया को कैसे रूल करेगा? सो फॉर दैट ही हैड अपॉइंटेड सम गवर्नर्स। ठीक है। इन गवर्नर्स को सूबेदार बोलता था। ठीक है। सो इंडिया पूरा का पूरा ऑलमोस्ट औरंगजेब के ही कब्जे में था, बट वो एक्चुअल में रूल नहीं करता था। ही यूज टू रूल देम थ्रू द सूबेदार्स। ठीक है ना। सो बंगाल इन 1600 1650s, ठीक है, वाज आल्सो रूल्ड बाय अ गवर्नर और कॉल्ड एज सूबेदार। ठीक है ना। सो जब अंग्रेज यहाँ पे पहुंचे, बंगाल में पहुंचे, उस टाइम पे वहां पे शाह सौजा, ठीक है, शाह सौजा वाज द सूबेदार ऑफ बंगाल। शाह सौजा वहां का सूबेदार था। ठीक है। ही अलाउड इंग्लिश टू ट्रेड इन बंगाल इन रिटर्न ऑफ 3000 रुपीज अगेन। ठीक है। यहाँ से भी 3000 रुपए मिलने वाले थे। ठीक है। सो 3000 वहां पे गोलकोंडा में, 3000 इधर वेस्ट बंगाल में, मतलब बंगाल में। ठीक है। 1651 की बात है। ठीक है। और कहीं पे भी इनको रोका नहीं जाएगा, पूरे के पूरे बंगाल में ये लोग ट्रेड कर सकते हैं, जस्ट गिविंग 3000 टू द सूबेदार ऑफ बंगाल। अब कहीं नहीं रोकेंगे, इतना बड़ा एरिया है।
ठीक है ना। यू कैन इमेजिन बिहार से लेकर वहां पे ऊपर आसाम तक, ये बांग्लादेश भी है, नीचे उड़ीसा भी है, इतना सारा बड़ा एरिया। तो वहां पे कितने सारे रीजन्स होंगे ऐसे, कितने लोकल रूलर्स होंगे जहां पे इनको एक्चुअल में टैक्स भरने थे, बट इन लोगों ने 3,000 पे कर दिया सूबेदार को और ये सबसे उनको छुटकारा मिल गया। सो नाउ दे केप्ट ऑन मेकिंग फैक्ट्रीज ओवर देयर इन बंगाल। तो बंगाल में ये लोग हुगली नदी के किनारे, मतलब वो गंगा ही है, गंगा का ही दूसरा नाम वहां पे हुगली है, हुगली नदी के किनारे कासिम बाजार में और उसके बाद बर्धमान में, ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वेस्ट बंगाल के, आज भी है। ठीक है, तो हुगली, कासिम बाजार, बर्धमान, ये सारे एरियाज में जहां जहां पे अच्छे खासे सिटीज एस्टेब्लिश थे, वहां पे इन्होंने अपने फैक्ट्रीज बना दिए। ठीक है ना। सो दे एस्टेब्लिश देयर फैक्ट्रीज। ठीक है। अब फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने के बाद व्हाट दे वांटेड, नाउ दे वांटेड फोर्टिफिकेशन। ठीक है ना। अब उन्होंने बोला कि फैक्ट्री तो बनाने दे दिया, एक काम करो फोर्टिफिकेशन भी दे दो। ठीक है। सौ सोजा बोला कि इतना भी बड़ा बेवकूफ नहीं हूं मैं। ठीक है ना, तुमको फैक्ट्री दे दिया, बंगाल पता है ना कैसा है, इट इज वेरी बिग। ठीक है, और मैं यहाँ का राजा हूँ। ठीक है, एक तरीके से वो राजा ही था, वो सूबेदार उधर का ही राजा है। ठीक है, तो क्या है कि मैं ऐसा तो अलाउ नहीं कर सकता ना कि मेरे टेरिटरी में आए और तुमने जो है इसको पूरा छीन लिया मेरे से, मेरे ही नाक के नीचे से। आई कैन नॉट अलाउ यू दैट। ठीक है ना। सो इन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम तुम्हें जो है फोर्टिफिकेशन करने नहीं देंगे। ब्रिटिश को पसंद नहीं आया, उन्होंने जो है अटैक करने की कोशिश की। ठीक है, शाह सौजा को। ठीक है, इतना बड़ा एरिया है, ऑब्वियस सी बात है कि इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करने के लिए फोर्स भी बहुत होगा। सो शाह सौजा ने इनके ऊपर पलटवार किया और अंग्रेजों को पूरे तरह से धूल चटा दी उधर। तो अंग्रेज हार गए, बहुत बुरी तरह हार गए। जिसके बाद इसने इसके सारे फैक्ट्रीज बंद करवा दिए, हुगली, कासिम बाजार जो भी था, सारे फैक्ट्रीज बंद करवा दिए। ठीक है ना। तो अब जो ब्रिटिश है वो एकदम गिड़गिड़ाने के लिए पहुंच गए उसके पास। तो मैंने कहा ना, ब्रिटिश बड़े चालाक लोग हैं, उनको पता है कि कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए। अगर उस टाइम पे गिड़गिड़ाते नहीं तो उनको फैक्ट्री नहीं मिलता। अगर वो अपने ईगो पे रहते ना कि ऐसे कैसे देख लेंगे बाद में, तो कभी नहीं मिल पाता उनको। सो वो हार गए। हारने के बाद एकदम हाथ पैर जोड़ के वो उधर पहुंच गए। ठीक है, किसके पास, सास औजा के पास, और बोला कि हमें कुछ तो फैक्ट्री बनाने दो। तो बौर्दोमान से भी 30 किलोमीटर दूर, ठीक है, नाउ दिस इज अ टिपिकल गांव, एकदम गांव वाले एरिया में उनको एक छोटी सी फैक्ट्री बनाने के लिए परमिशन दे दिया शाह सौजा ने। अब हुआ क्या कि ये जो बौर्दोमान वाली एरिया थी, ये 30 किलोमीटर अवे था वहां से। बौर्दोमान से कोई एक लोकल इंसान था, वो जाकर उनके छोटी सी फैक्ट्री के ऊपर अटैक कर देता। ये लोकल था बंदा, ठीक है, कोई राजा का बंदा नहीं है, कुछ नहीं है, इसको पर्सनल ग्रज था। ये हैड सम पर्सनल ग्रज ओवर दिस ब्रिटिश कि ये बाहर के लोग हमारे इधर आके क्यों बना रहे हैं। और उसने जाकर इनके फैक्ट्री पे अटैक कर दिया। जैसे ही अटैक किया तो ब्रिटिश आगे, देखा हमने कहा था ना फोर्टिफिकेशन करने दो, अगर कुछ बड़ा हो जाता तो, हमें लाखों का नुकसान हो जाता तो, अब हमें फोर्टिफिकेशन करने करने का परमिशन चाहिए। सो दिस इज हाउ दे वर जस्ट वेटिंग फॉर अ मूवमेंट। ठीक है, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ब्रिटिश ने ही उसको कुछ उकसाया होगा कि तू जाओ और अटैक कर, ताकि हमें जो है फिर फोर्टिफिकेशन का वो मिले। हाँ, मेरे को तो लगता है कि पेड़ था बंदा। ठीक है, सो लेटर दिस अटैक ऑफ दिस लोकल, हाँ मेरे को भी सर, ओके। ठीक है, सो मेरे को तो यही लगा जब मैंने पढ़ा भी था। ठीक है, सो इन लोगों ने जो है फिर इन्होंने फोर्टिफिकेशन का राइट्स मांग लिया एकदम। ठीक है, नाउ वी वांट टू फोर्टिफाई आवर फैक्ट्रीज। सो फाइनली द फोर्टिफिकेशन राइट वेर गिवन टू देम इन 1698। 1698 में इनको फोर्टिफिकेशन राइट्स मिल गए थे। सो फार सो गुड, एनी डाउट्स हियर? ओके, अभी भी मेजर पोर्शन ऑफ बंगाल बाकी है। ठीक है, अभी भी पिक्चर बाकी है। सो नाउ एज आई वाज टेलिंग यू अबाउट द मुगल एम्पायर। ठीक है, सबसे पहले बाबर आया, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। औरंगजेब डाइड इन 1707। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह जफर, ठीक है, नहीं बहादुर शाह, सॉरी बहादुर शाह वन, बहादुर शाह जफर लास्ट में, फिर जलंधर शाह, फिर फारूक सियार। ये सारे एकदम वीक रूलर्स थे। ठीक है, दे वर नॉट वेरी टिपिकल टाइप ऑफ रूलर जो हम लोग मुगल्स के बारे में जानते हैं, वैसे नहीं है ये, बहुत ही वीक है। ठीक है, और जलंधर शाह तो रंगीला राजा बोलते हैं उसको, बिकॉज ही वॉज मोर लाइक अ गे काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है, पूरे दिन नशे में धुत रहता, ठीक है, अजीब अजीब हरकतें करता, तो वैसा था ये। ठीक है, तो हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है हमारा फारूक सियार। सो ही इज ऑल्सो वेरी वीक रूलर। ठीक है, वीक रूलर है ये फारूक सियार, इसकी बात करेंगे। नाउ व्हाट इज द बैकग्राउंड? बैकग्राउंड ये है कि जब तक औरंगजेब था, 1707 में मरा ना, तो जब तक औरंगजेब था 1696 में अंग्रेजों ने औरंगजेब से परमिशन लिया, ये हम लोग कैलकाटा में फोर्ट विलियम्स बनाएंगे।
ये फोर्ट विलियम्स आज भी एग्जिस्ट करता है, आर्मी के ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम्स। ठीक है, सो औरंगजेब से इन्होंने परमिशन मांगी 1696 में कि हमें जो है कैलकाटा के हार्ट में, मतलब कैलकाटा जाओगे उस शहर के एकदम बीचों बीच हमें फोर्ट विलियम्स बनाना है। सो दिस इज द नेम ऑफ अ फैक्ट्री। फोर्ट विलियम क्या है? इट इज नथिंग बट अ फैक्ट्री। इट इज अ फोर्टिफाइड फैक्ट्री। तो इन्होंने ये सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, इसको ऑलरेडी फोर्टिफिकेशन करके ही बनाया। ठीक है ना। तो 1696 में औरंगजेब गिव देम द परमिशन टू एस्टेब्लिश देयर फोर्ट विलियम्स। ठीक है ना। अब क्या है कि इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है 1696 में, एंड फाइनली द कंस्ट्रक्शन वेंट ऑन टू 1702 के आसपास। 1702 में खत्म हुआ। ठीक है ना। गोल्ड गोल्ड बुरो नाम का एक वो था, आर्किटेक्ट था, ठीक है, जिसने जो है ये कंस्ट्रक्शन करवाया था। एक सेकेंड। हाँ, सर गोल्ड्स बुरो। ठीक है, इसने जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ ये फोर्ट विलियम किया था। ठीक है, तो परमिशन जो है, परमिशन दिया था औरंगजेब ने, इसने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया, एंड फाइनली 1702 में जो है फोर्ट विलियम्स का कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। ठीक है ना। अब ये क्या है कि एकदम हार्ट ऑफ कैलकाटा में था। तो ये इनका इंडिया में सबसे बड़ा फैक्ट्री बना उस टाइम का। ठीक है, तो इंडिया में कैलकाटा में इन लोगों ने फोर्ट विलियम सबसे बड़ा एक फैक्ट्री बनाया। ठीक है ना। फैक्ट्री बनाने के बाद जब वहां पे काम स्टार्ट हुआ तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा फैक्ट्री है तो काम भी ज्यादा होगा। नाउ विद टाइम दे रिक्वायर्ड मोर लैंड। इनको और भी लैंड चाहिए था। दे वांटेड मोर लैंड। तो ये जो मोर एंड मोर लैंड चाहिए, इसका परमिशन कहाँ से मिलेगा? ठीक है, सो 1702 में द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड। ठीक है, इट वाज कंप्लीटेड, बट 1715 तक भी ये स्टार्ट नहीं हो पाया था फैक्ट्री। ठीक है, 1715 तक भी ये स्टार्ट नहीं हो पाया था। ठीक है, क्योंकि वहां पे जितने वॉल्यूम में काम चलने वाला था उसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत थी। इतने सारे लोग उस छोटे से एरिया में फिट नहीं होते थे। ठीक है ना। तो इनको और जगह चाहिए कैलकाटा में आसपास, जिसके लिए इनको परमिशन चाहिए था। तो ये परमिशन किससे मिलेगा? तो 1715 तक वेट किया इन्होंने। 1715 में देखो, 1713 से रूल किसका स्टार्ट हो रहा है? फारूक सियार का। सो इन्होंने फारूक सियार से फाइनली परमिशन लिया कि हमें जो है यहाँ पे और एरिया चाहिए। वी वांट टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड इन कैलकाटा सराउंडिंग द फोर्ट विलियम्स। तो ये जो है, ये फारूक सियार ने इनको परमिशन दिया था। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट फारूक सियार्स फरमान। ठीक है, तो इन 1715 द कंपनी सिक्योर्ड थ्री फेमस फरमान्स गिविंग देम वैल्यूएबल प्रिविलेज इन बंगाल, गुजरात एंड हैदराबाद। देखो, फारूक सियार पूरे कंट्री का राजा है ना, बिकॉज ही इज द मुगल एम्परर, एंड मुगल एम्परर पूरे देश का होता है। सो फारूक सियार से तीन जगह के लिए इनको प्रिविलेजेस मिले, एक बंगाल के लिए, एक गुजरात के लिए, एक हैदराबाद के लिए। ठीक है ना। सो बंगाल के लिए क्या मिला? बंगाल के लिए मिला कि दे कैन एक्वायर मोर एरिया सराउंडिंग फोर्ट विलियम्स। फोर्ट विलियम्स के चारों तरफ से इन लोगों को और भी एरिया एक्वायर करने का परमिशन मिला, पहला। दूसरा, बंगाल के अंदर जैसे पहले हुआ था, जो शाह शौजा ने इनको अलाउ किया था कि दे कैन ट्रेड विदाउट एनी काइंड ऑफ टैक्सेस। ठीक है, विदाउट एनी पेमेंट ऑफ टैक्सेस दे कैन ट्रेड जस्ट बाय पेमेंट ऑफ 3000 रुपीज। इनको जो है दिक्कत दस्तक जो भी बोलते हैं इनको, ये सब मिल गया। ठीक है, पासेस मिल गए। सो इससे जो है ट्रांसपोर्टेशन में इनको कोई अड़चन नहीं आई। नो पेमेंट ऑफ टैक्सेस वेर देयर। गोलकोंडा में भी सेम। गोलकोंडा में भी, मतलब जो हैदराबाद वाला एरिया है, ठीक है, गोलकोंडा, उस एरिया में भी सेम, दे वर जस्ट पेइंग सम टैक्सेस टू द गवर्नर, और इनको और कोई टैक्सेस नहीं भरने। ठीक है। गुजरात में, अब गुजरात क्योंकि मोस्ट सॉर्टेड एरिया उस टाइम का, सूरत वाज सॉर्टेड फॉर बाय एवरी यूरोपियन कंपनी, कंपनी, सॉरी। ठीक है, तो गुजरात में 10,000 रुपए मांगे। ठीक है, बंगाल 3,000, हैदराबाद 3,000, गुजरात में सेम चीज, नो टैक्सेस, बट 10,000। ठीक है ना। सो इसमें जो है फारूक सियार का फरमान था कि आप तीन एरिया में इस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। पे 3,000, पे 10,000, पे 3,000, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, सो दिस फारूक सियर्स फरमान इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। कंपनी के लिए बहुत बड़ा प्रॉफिट था। ये 10,000 देना, 3,000 देना कंपनी के लिए कुछ नहीं है। दे वर अर्निंग इन लैक्स एट दैट टाइम। और 10,000 देना, 3,000 देना इनके लिए चिल्लर देने बराबर था। सो बिकॉज ऑफ दैट दिस वॉज अ मेजर सक्सेस फॉर द कंपनी। सो दिस इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। ठीक है ना। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मैग्ना कार्टा? व्हेन यू हियर दिस टर्म मैग्ना कार्टा, मतलब एनी वेरी वेरी सिग्निफिकेंट ट्रीटी बीइंग साइंड। कोई भी बहुत ही बड़ा फैसला जब होता है, उसको ऑन पेपर लाया जाता है, उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं। ओरिजिनली ये टर्म कहाँ से आया था?
सो ओरिजिनली ये 1215 का कंसेप्ट है। 1215 में इंग्लैंड में एब्सोल्यूट मोनार्क हुआ करता था। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब उसके अंडर में देयर विल बी सर्टन मिनिस्टर्स, बट उन मिनिस्टर्स का ओपिनियन राजा के ऊपर कुछ वो नहीं है, वैलिड नहीं है। राजा को अगर लगेगा मानना है तो मानेगा, राजा को लगेगा नहीं मानना है तो नहीं मानेगा। दिस इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट मोनार्की। दैट मीन्स द मिनिस्टर हैड नो पावर। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हम लोग जब पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमने पढ़ा था ना कि प्रेसिडेंट इज बाउंडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब प्रेसिडेंट अपने मर्जी से नहीं कर सकता कुछ, ही इज नॉट हैविंग एब्सोल्यूट पावर। ठीक है, ही इज एडेड एंड एडवाइज्ड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल नंबर 74, ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। सो इंग्लैंड में ऐसा नहीं था। इंग्लैंड में क्या था, वहां पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, ठीक है ना। सो वहां पे फ्यूडल लॉर्ड्स थे, वहां पे ये मिनिस्टर्स थे, ठीक है, वहां पे किंग जो है एब्सोल्यूट था। इनके सबके पावर को तोड़ दिया गया था बाय ओरिजिनल मैग्ना कार्टा विच वाज साइंड इन 1215। बाय साइनिंग दिस मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, इंग्लैंड फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, काइंड ऑफ। पूरा नहीं बना था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं हुई थी, बट मिनिस्टर्स को थोड़े ज्यादा प्रिविलेजेस मिले थे। मिनिस्टर्स का अब से था। It was not absolutely being ruled by a complete ruler. However, कॉन्स्टिट्यूशन तब भी नहीं बना था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसा सिस्टम आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं था। फ्यूडल लॉर्ड्स का वो पूरा सिस्टम खत्म हो गया था। एब्सोल्यूट पावर ऑफ मोनार्क वाज ये क्या बोलते हैं, डिमोलिश्ड, एंड दैट वाज कॉल्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लैंड व्हिच वाज साइंड इन 1215, ठीक है ना। सो वो ओरिजिनल है, वो मतलब इतिहास का सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है। तो अभी कोई भी वैसा बड़ा डॉक्यूमेंट साइन होता है तो उसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ मैग्ना कार्टा फॉर द कंपनी, दिस फर्मांस। हाँ हाँ, कह सकते हो। फेडरलिज्म नहीं हुआ था क्योंकि अभी भी राजा ही पावरफुल था ना। मतलब क्या है कि मिनिस्टर्स की बात का कोई वैल्यू ही नहीं था पहले, अब उनके बात का कुछ वैल्यू होगा, बस इतना ही था, ठीक है। दे गॉट सम मोर राइट्स देन बिफोर, दैट्स इट। पीपल के लिए कोई फायदा नहीं है, ठीक है, जो प्रजा है उनके लिए कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट दैट द मिनिस्टर्स गॉट अ लिटिल मोर राइट्स, दैट्स इट, ठीक है। सो प्रिविलेजेस क्या मिले, द बंगाल, ठीक है, विच वाज कंपनीज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कैपिटल, वाज एक्सेम्प्टेड फ्रॉम ऑल द कस्टम ड्यूटीज। वहां पे 3000 भरो और कुछ नहीं पे करना उधर। कंपनी वाज परमिटेड टू इशू दस्तक फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सच गुड। कंपनी वाज अलाउड टू रेंट मोर लैंड नियर कैलकाटा, ठीक है, मोर लैंड दे दिया, परमिशन दे दिया कि आप फोर्ट विलियम के चारों तरफ और भी लैंड एक्वायर कर सकते हो। एंड दिस आर ऑल कवर्ड इन 3000 as settled earlier. In Hyderabad, the company retained its existing privileges, freedom from all duties and trade. They just had to pay rent for Madras. Madras के लिए rent pay करना था. In Surat, the annual payment of 10,000 was made, and they were exempted from all the taxes. Clear है यहाँ तक? Okay. अब याद है कि स्टार्टिंग में जब 1600s में क्वीन एलिजाबेथ ने चार्टर पास किया था, सो कितने कंपनी को अलाउ किया था इंडिया में? हाउ मेनी कंपनी वेर अलाउड? ओनली वन कंपनी वाज अलाउड एंड दे वर हैविंग मोनोपोली। सो अभी बहुत साल हो चुके, बिकॉज 1608 से अब हम लोग 1700 में पहुंच गए। 1700 के आसपास की बात चल रही है, ठीक है ना। सो 1608 से 1700 मतलब 100 साल के आसपास हो गया। सो अभी बाकी सारी जो कंपनीज है, ठीक है, जिनको पता है कि इंडिया में जाते तो वहां पे बहुत फायदा होता, तो बाकी सारी कंपनीज क्या चुप बैठ जाएंगे? उनको भी तो फायदा चाहिए। एक ही कंपनी क्यों? वाई शुड दे हैव ऑल द फन? वी शुड ऑल्सो गो एंड स्टार्ट आवर बिजनेस ओवर देयर। सो हुआ क्या कि जो बाकी सारे कंपनीज थे उन लोगों ने रिवॉल्ट किया इस मोनोपोली के अगेंस्ट कि ये कंपनी को इतना मोनोपोली क्यों दिया जा रहा है। सो उन लोगों ने अपना यूनियन बनाया। मेनी कंपनीज टुगेदर केम एंड दे केम टू द कोर्ट ऑफ औरंगजेब। 1701 1702 जब औरंगजेब जिंदा था उस टाइम पे आए, और उन लोगों ने जो है यहाँ पे इंडिया में आकर उन्होंने औरंगजेब से परमिशन मांगी कंपनी बनाने की। कंपनी बनाने की परमिशन तो मिल गई, लेकिन वो कंपनी चली नहीं। यहाँ पे क्या है कि ऑलरेडी ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले से था वो अपने आप को काफी एस्टेब्लिश कर चुका था, जिसके कारण इनकी जो नई कंपनी है फेल हो गया, ठीक है। सो क्या है कि ये जो कंपनी फेल हो गई, ये वापस मुंह लटका कर चले गए रानी के पास। बोले कि देखो तुम्हारे वजह से हुआ ये सब। 100 साल से कोई कंपनी अगर इंडिया में रूल करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उनसे कम्पीट नहीं कर पाएंगे हम। वही हुआ, लेकिन ये तो मोनोपोली की वजह से हुआ ना।
सो यू आर एट फॉल्ट, वी आर नॉट एट फॉल्ट। हमें भी वही सेम चीजें चाहिए जो उस कंपनी को दी जा रही है, ठीक है ना। तो इसके वजह से पार्लियामेंट में प्रेशर आ गया। तो पार्लियामेंट ने क्या किया, सारे कंपनीज को इकट्ठा किया, बोला कि ठीक है एक काम करो, ये जो कंपनी वहां पे रूल कर रही है ऑलरेडी, उस कंपनी के साथ तुमको भी मर्ज कर देते हैं। सो नाउ ऑल द मर्चेंट्स, जितने भी मर्चेंट्स ने अपना वो सेकंड कंपनी बनाया था, वो सारे मर्चेंट्स को मर्ज कर दिया इंडिया में जो एग्जिस्टिंग कंपनी था, वो जो मर्चेंट्स वो बड़ा सा नाम था, उसके साथ सबको मिला दिया। नाउ इट बिकेम द ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके बाद से ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना। इससे पहले तक वो गवर्नर्स का मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इन द ईस्ट इंडीज वैसा कुछ नाम था। अब ये सारा जो मर्जिंग हुआ ना, इसके बाद ये सारे सारे कंपनीज अमलगमेट होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है यहाँ तक? यस, ओके। नाउ डेन्स। सो डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टेब्लिश देमसेल्फ इन 1616। ठीक है, तो करीब 8 साल बाद, जब इंग्लैंड आए थे, इंग्लैंड के करीब 8 साल बाद ये डेन्स आए। दे केम इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक जगह है तंजनोर करके, ट्रैंकिया बार नियर तंजनोर। ठीक है, वहां पे इन्होंने अपना पहला फैक्ट्री एस्टेब्लिश किया। डेन्स जो थे ये लोग कोई बड़े प्लेयर्स नहीं है, दे डिड नॉट एक्चुअली कम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। ट्रेडिंग वाज सेकेंडरी। इनका प्राइमरी था कि इंडिया में आकर उनको इंडियंस को कन्वर्ट करना है क्रिश्चियनिटी में। तो ये इंग्लिश मिशनरीज थे, बेसिकली क्रिश्चियन मिशनरीज थे। इनका काम था कि इंडिया में आके वो लोग इंडियंस को कन्वर्ट करें। ठीक है, ये इंडिया में होने से रहा, मुगल्स का रूल है। ठीक है, वो ऑलरेडी औरंगजेब बहुत अच्छा करता था। ठीक है, ही वॉज वेरी गुड एट कन्वर्टिंग। ठीक है, मार वार भी देता था लोगों को, कन्वर्ट नहीं होते तो। सो ऐसे जगह में तो इनका कन्वर्जन तो होने नहीं वाला। सो इनके मिशनरीज एक्टिविटीज का वो जो है वो प्रायोरिटी था। बट ऐसे तो डायरेक्टली बोल नहीं सकते ना कि इंडिया में आकर हम लोग कन्वर्जन करना चाह रहे हैं। ठीक है, सो दे केम विद द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, बट दैट वाज एक्चुअली सेकेंडरी। प्राइमरी वाज क्रिश्चियन मिशनरी। नीदर ऑफ देम सक्सीडेड। ना तो क्रिश्चियन मिशनरी सक्सीड हुआ, ना तो इनका जो ट्रेडिंग था वो सक्सीड हुआ। तो इन्होंने स्टार्टिंग में कुछ कुछ वो बनाए थे, फैक्ट्रीज बनाए थे। जैसे इन्होंने भी सबसे पहला जो फैक्ट्री है वो ट्रैंकिया बार में बनाया। उसके बाद उन्होंने कैलकाटा में बनाया, कैलकाटा में श्रीरामपुर नाम की एक जगह है, वहां पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई। ठीक है ना, बट कुछ भी नहीं चला। तो क्या है कि फाइनली 1845 में ये लोग सब कुछ अपने ब्रिटिश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेचकर चले गए। So 1845 में they sold all their things in India and they vacated India. So they were never a major challenge to the British. कभी भी इन लोगों ने थ्रेट पोजेस किया ही नहीं अंग्रेजों के लिए। तो ये लोग इंडिया में 1845 तक रहे, बट एकदम पीसफुली रहे, क्योंकि इनका क्या पर्पस था, मिशनरी एक्टिविटी। तो अंग्रेजों को उसमें कोई दिक्कत नहीं था, तुम करो अपना, नहीं हो रहा नहीं हो रहा, हमें कुछ दिक्कत नहीं है। तुम्हारा ट्रेड ऐसे भी तुम्हारा चलता नहीं है कहीं पे। ठीक है, सो दे डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। सो फाइनली दे सोल्ड एवरीथिंग एंड दे वेंट बैक टू देयर कंट्री। ठीक है, सो डेन्स तो ऐसे ही खत्म हो गए, अंग्रेजों को खत्म नहीं करना पड़ा, ये अपने आप खत्म हो गए। ठीक है ना, सेम। नहीं, मतलब ये जो आपने लिखा है ये कहाँ है? शेरामपुर। शेरामपुर, ये श्रीरामपुर है, विच इज देयर इन एग्जिस्टिंग इन कैलकाटा। आज भी वही नाम है, श्रीरामपुर ही नाम है। ये शेरामपुर मैंने सुना नहीं है कभी। वेयर इज इट? इन सम पेपर मिल, 12th के जीके में। मतलब जगह देखो, अगर वो वेस्ट बंगाल वाला है तो सेम है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाउन है तो उसके स्पेलिंग अलग अलग जगह पे अलग अलग लिखते रहते हैं। ठीक है, बट एक्चुअल स्पेलिंग श्रीरामपुर है, SHRE वाला। ठीक है, सो अब डेन्स जो है ये भी कैंसिल आउट हो गए। सो पोर्तुगीज खत्म हो गया, डच खत्म हो गया, ब्रिटिश का तो अभी हम लोग पढ़ लिया हमने, अब डेन्स भी खत्म हो गया। बचे फ्रेंच। ठीक है, सो फ्रेंच हम लोग कल खत्म करेंगे। ठीक है, और फिर देखेंगे कि हाउ दे प्रॉस्पर्ड। तो टुमारो दिस चैप्टर विल बी ओवर मोस्ट प्रोबब्ली। चलिए, धन्यवाद।